नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब, जिंदाबाद हैं और बहुत ही बेहतर अंदाज में आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ने अपना रिवीजन रात को सोने से पहले लगातार करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि रिवीजन वो चीज़ है जो आपको लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने में मदद करेगा। मेरी हर क्लास में आपको इस शब्द का नाम मिलेगा, क्योंकि इसके बगैर बिल्कुल आपकी पढ़ाई अधूरी है। कहते ना कि खुद से भी थोड़ा बहुत कुछ करो, बस आपको खुद से यही करना है। RWA से जुड़ने के बाद सारा कंटेंट आपको बढ़िया मिल रहा है, हर टीचर आपको बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। बस आपको करना है कि रात को सोने से पहले रिवीजन। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित डिफेंस में। आइए मेरे सभी जवान एक बार और मुझे बताइए अपने हालचाल कैसे हैं आप सब। लवकुश कुमार हैं, विकास कुमार हैं, रोशन कुमार हैं, आदित्य हैं, प्रशांत राजू हैं, संजीत आकाश, शिवम हैं, मुकेश यादव हैं। सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग। शंकी यादव हैं, सोनू भाई हैं, अर्जुन हैं। गुड इवनिंग अर्जुन भाई। रुपेश, जय हिंद भाई। आदित्य, हेलो आदित्य। अल्ताफ मलिक, वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्त। हिमांशु कुमार, जय हिंद भाई। पीयूष गौतम, सौरभ कुमार, जय हिंद भाई। वाई आर यू लेट सर? पीयूष यार देखो, कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। जैसे अभी क्लास लग रही होती है स्टूडियो में, मान लीजिए कोई टीचर अपने लास्ट क्वेश्चन पे है, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे आते एकदम क्लास छोड़ देंगे। भाई 2-4-5 मिनट उनको भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं, फिर मेरी क्लास लगने में तो 7-8 मिनट इसलिए लेट हो जाते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। चलो सभी लोग आ चुके हैं, वेरी गुड। सर PDF 2 के भी नोट्स बनाना पड़ेगा? कैसी बात कर रहे हैं यार, नहीं। PDF 2 हैंड रिटन है और PDF 1 शायद बोर्ड PDF है, यही तो फ़र्क है। बाकी सब कुछ एक ही है, एक ही PDF से पढ़िए जिससे भी आपको पढ़ना हो। तो कैसे हैं आप सब, एक बार बताइए मेरे सभी सोल्जर्स, और फिर हम आज के सेशन का आगाज़ करें। और आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। वेक्टर में कल हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखी कि वेक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअल में वेक्टर्स होते क्या हैं। ऊपर ऊपर से तो सब ने पढ़ा है, ऑपरेशंस सब ने पढ़े वेक्टर के, बट बात है कि वास्तव में वेक्टर्स होते क्या हैं। उसके बाद उसके बाद बच्चों सदिशों का योग हमने देखा, क्या फॉर्मूला था, कई सारे क्वेश्चंस हमने किए। उसके बाद हम अदिश गुणन पे गए थे, है ना। कौन से गुणन पे गए थे? अदिश गुणन पे गए थे, जिसका नाम था डॉट प्रोडक्ट। आज बारी है कि हम सदिश गुणन को पढ़ें, जिसका नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या सभी मेरी बात से सहमत हैं? थम्स अप करिए। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सदिश गुणन, यानी कि सदिश गुणन यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। सदिश गुणन यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये कल हमने देख ही लिया था। तो जिस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट के कुछ रूल्स थे, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। विशाल, एक बार मैं PDF को देख लूंगा दोस्त। सर फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए? अतुल, जितने ज़्यादा ठीक हो जाए उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे मेरे भाई आप। तो प्यारे बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट कल हमने सीख ली थी, और वेक्टर प्रोडक्ट को उसी तरीके से देखेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट का हमने आइडिया तो ले लिया था कि किसके बीच लगती है। आज बात करेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसके जो रूल्स होते हैं वो ये हैं। अगर मान लीजिए आई के साथ, चलिए पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे हम, और क्वेश्चन है जैसे मान लो हमें दिया है फोर्स। फोर्स दिया हुआ है I प्लस 3J प्लस K, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है I या 2I माइनस 5J प्लस 3K। मान लो ये हमें दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाता है कि इसमें टॉर्क कितना होगा, इसमें बल आघूर्ण कितना होगा, ठीक। अब आप जानते हैं कि सर टॉर्क तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? इनके बीच में स्केलर प्रोडक्ट होगी, ठीक है। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? कि या तो मैं ऐसे करके लिखूं कि टॉर्क बराबर, ऐसे करके अरेंज करूं कि टॉर्क बराबर F की वैल्यू कितनी है? I प्लस 3J प्लस K। भाई टॉर्क तो F क्रॉस R होता है, ये हमें पता है। टॉर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट लगेगी? यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट लगेगी, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगेगी। रखिए यहाँ पर वैल्यू I प्लस 3J प्लस K, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ 2I माइनस
5J प्लस 3K के साथ। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके पास ऑप्शन है किस तरीके से प्रोडक्ट होगी कि आई की देखिए पहले इसमें भी होगी, फिर इसमें भी होगी, और फिर इसमें भी होगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है हमारे पास। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आई की आई के साथ क्या होती है, आई की जे के साथ क्या होती है, आई की के साथ क्या होती है ना। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमने स्केलर में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर देखेंगे। देखिए आई, ऐसे एक चक्र याद रखिए, एक साइकिल याद रखिए, आई जे के, ऐसे याद रख लो, आई जे के, आई जे और के। इसका क्या मतलब है, देखो पहले आई की जे के साथ करो, आई की क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, तो आई जे के बाद क्या आ रहा है, के। ठीक है, फिर जे की के साथ करिए, जे की के साथ, तो जे की के साथ आई आ जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्तों आप करिए आई की जे के साथ, जे की के साथ, अब के की आई के साथ करिए, के की आई के साथ, तो के की आई के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा जे। ठीक है, अब एक बच्चा कहता है कि सर मैं उल्टा कर देता हूं, अगर मान लो मैं जे की आई में कर दूं तो प्यारे बच्चों ये माइनस में मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। के की जे में मिलो करोगे माइनस आई की के में करोगे तो ये माइनस जे। क्या बताइए, क्लियर है इतना? जल्दी से एक बार बताइए, इतना क्लियर है? मैट्रिक्स रूल से ही करेंगे, वेरी गुड। पहले इसको भी तो समझ लीजिए, इसको करेंगे तो मैट्रिक्स रूल से ही, लेकिन अभी इसको समझ लीजिए इतना। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा इतना। ठीक है जी, चलो बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे चलें। अब अगर एक बच्चा मुझसे कहेगा कि सर जैसे मान लो आई की आई में हो जाए, यानी कि ये तो अपनी जाति में शादी करने की कोशिश कर रहा है, तो ये डॉट की तरह नहीं है। डॉट वाले अपनी ही जाति में शादी करते हैं, लेकिन ये अपनी जाति में शादी नहीं करते हैं, अपना जाति देखते ही जीरो कर देगा। कैप कोई दिक्कत नहीं है यार, कैप आप लगाते रहना, कोई इशू नहीं है। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, ये आई है, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा। अगर जे की जे में करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, अगर के की के में करोगे ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपस में इनकी जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा क्या बन जाती है, जीरो हो जाती है। चलो अल्ताफ मलिक, बहुत सारा प्यार भाई आपके लिए, बहुत सारा प्यार। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सर आप समझाएंगे तो कैसे समझ में नहीं आएगा। आदित्य बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। सर आप फिजिक्स वाला के टीचर से कम नहीं है, अल्ताफ मलिक कहते हैं। हर एक टीचर अपने आप में अच्छे हैं, हर एक टीचर अपने आप में बढ़िया हैं। चलिए, बाकी आप सब बच्चे बहुत प्यारे हैं जो इतना सम्मान करते हैं, वाकई मैं हमेशा इसका एहसानमंद रहूँगा। ठीक है अतुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये है, लेकिन हमें ये वाले रूल ना याद रखिए, काम आते हैं, लेकिन हम ऐसे इस तरीके से करते नहीं है प्रोडक्ट। अगर आप ऐसे करोगे ना बहुत लंबा हो जाएगा, आप चाहे करके भी देख लेना, बट हमें करना नहीं है वैसे, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होती हुई चली जाएगी। तो सर कैसे करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, और उसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। आपने किया भी होगा, कैसे देखो, जैसे मान के चलिएगा आपको एफ और आर दे रखे हैं, तो हमें क्या करने हैं, आई जे के ऐसे लिखना है। एफ में क्या क्या दे रखा है, आई के सामने क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, 1 3 1। ठीक, यहां पर लिखेंगे 1 3 1। आर में क्या लिखा है, 2 -5 +3, माइनस का ध्यान जरूर रखना, 2 -5 +3। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना इसको, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस लगा लेना। अब कैसे करना है मेरे बच्चों, आपको लेना है पहले आई, पहले लीजिए आई। ठीक है, अब आई को जब लिखोगे आप, तो आई के नीचे और आई के सामने वाले एलिमेंट्स को दबा दीजिए, जैसे आई के नीचे और आई के सामने वाले एलिमेंट को दबा दिया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों एलिमेंट में क्रॉस प्रोडक्ट करिए, यानी कि ऐसे वाली प्रोडक्ट करिए, 3 की 3 में करोगे 9 हो जाएगा, और एक माइनस यहां होता ही है, ये फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस है।
ठीक है, तू ही नली RORM का बैच एक्सटेंड कर देंगे। यामीन, आपके पढ़ाने से मेरा फिजिक्स स्ट्रांग हो रहा है। बहुत सारा प्यार भाई। कृष्णा गुप्ता, बहुत सारा प्यार आपके लिए। विशाल, आई लव यू भाई, मेरे भाई आई लव यू टू। ठीक है, यहाँ माइनस होता ही है। अब ये -5 और 1 है, तो देखो ये माइनस में आएगा, इसका आंसर -5 आएगा। ठीक है, तो आई का काम हो गया। अब जे के लिए माइनस लगेगा, तो माइनस से शुरू करेंगे, -J। अब जे वालों को दबा दीजिए। 1 सेकंड में इनको क्लियर कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये मैट्रिक्स मेथड है, हालांकि आपने 12th में भी सीखा होगा, आप तो लाजवाब बच्चे हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो अब की बार जे के नीचे एक लाइन खींच दीजिए और जे के सामने एक लाइन खींच दीजिए। अब जे के नीचे सामने लाइन खींचने के बाद कौन बचे? ये बचे, तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट होगी। 1 की 3 में होगी तो 3 होगा, यहाँ माइनस है। 2 की 1 में होगी तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम हमें के लिए करना है। तो प्यारे बच्चों चलिए फिर से के लिए करते हैं। तो के नीचे वाले एलिमेंट्स को आप ऐसे करके दबा लीजिए। अब यहां पर देखिए, 1 की 5 में करोगे तो -5 होगी, है ना, और 1 माइनस आता ही है यहाँ पे। 2 की 3 में करोगे तो 6 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 5 14, ये बनेगा 14i, है ना, इतना तो सब जानते होंगे। 3 में से 2 गया 1, 1 में 1 की गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि -J। -5 और -6 माइनस के 11 हो जाएंगे। ऐसा मत करना कि माइनस माइनस प्लस कर दो, ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। ऐसे होगा कि -5, जब -5 और -6 की गुणा करोगे ना, तब जाके ये +30 बनता है ना। तो यहाँ पर तो जोड़ रहे हैं, तो -5 और -6 कितना हो जाएगा? -11 और -11 के ये हो जाएंगे। सर आर का मैग्नीट्यूड पहले आएगा, फोर्स का बाद में। हाँ देवराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमने क्या आर का बाद में रख दिया है? अरे यार सॉरी बच्चों, टॉर्क का जो फॉर्मूला है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, और ये फॉर्मूला होना चाहिए R क्रॉस F। अब R का मान पहले आना चाहिए, सारा R का होना चाहिए और ये F का होना चाहिए। तो एग्जाम्पल ही चेंज कर लो, है ना, एग्जाम्पल को चेंज कर लो। ये इसकी जगह F लिख दो, इसकी जगह R, इसकी जगह ये R का मैग्नीट्यूड है और ये F का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब R का बस पहले लिख देना है, R का पहले यहाँ पर और F का बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हटा देते हैं, इस तरीके से तो हमें करना ही नहीं है, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, समझ गए। बस मैंने F की जगह R, R की जगह F लिख दिया है, क्योंकि प्यारे बच्चों फॉर्मूला ये होता है R क्रॉस F। R पहले लिखा जाएगा, F बाद में। क्योंकि मैं वैल्यूज़ वहाँ पर रख चुका था, इसलिए अब इनको तो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बताइए मेरे दोस्तों, एक बार सभी को क्लियर है? 12th क्लास के मैथ में है, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल। राजन तिवारी, मंडे से आपके बीच में टेक्निकल मैथ्स की एक ऐसी फैकल्टी आएंगी जिनको 4 वर्षों का बहुत अच्छा अनुभव है। 4 वर्षों से लगातार वो डिफेंस के क्षेत्र में हैं। सर जो है ना, पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा 11th 12th में पढ़ाते हैं वो, तो उन्हें आदत वही लगी हुई है थोड़ा सा लॉन्ग करने का। तो बहुत बढ़िया करते हैं वैसे वो। बाकी तो मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन लॉन्ग कर देते हैं। और ICJ में जो हमें समय चाहिए वो बहुत कम समय मिलेगा, तो उसके हिसाब से एक और अच्छे टीचर आ रहे हैं। प्लस का 6 होगा, प्लस का 6 क्यों होगा प्यारे बच्चे? के में ऐसे करके दबाएंगे, 5 एकम 5, 3 दूनी 6। मेरे बच्चे ये तो फॉर्मूले का माइनस आएगा ना, ये तो फॉर्मूले का माइनस आएगा, तो 6 तो यहाँ पे किसका होगा? 2 3 जा 6, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। हर जगह बीच में एक माइनस फॉर्मूले का है। ठीक है, तो इतना ही आएगा। क्लियर है? चलो हाँ, उम्मीद है भाई मेरे सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो BSc की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा ही आसान होगा ये सब। उम्मीद है सभी बच्चों को एकदम क्लियर है। क्लियर है तो थम्स अप करेंगे, और फिर मैं आपको एक घर के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको बाद में करते रहना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ एग्जांपल, और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इसी का दे देता हूँ। R की वैल्यू है i माइनस 3j प्लस 5k। रात को टेलीग्राम ग्रुप में आंसर करना, ये 7i माइनस 3j प्लस 2k, और आपको टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए तो एक बार आंसर क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद आप सब लोग इसका आंसर करना।
उम्मीद है आपको क्लियर होगा। बताइए भाई एक बार क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों को एकदम बहुत शानदार तरीके से क्लियर है। चलिए अरे कृष्णा मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं भी यार, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आप सबके बीच में हूँ, है ना, मैं आप सबके बीच में हूँ यार, कैसी बात कर रहे हो? RW कभी ऐसा नहीं करता कि टीचर्स बीच में चेंज करे, वो तो आप ही की डिमांड है, आप ही के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, और मैं तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा कहीं भी। मैं, आप इतने प्यारे बच्चे हैं, आपको कहाँ छोड़ के जाऊँगा यार। चलो आगे चलें प्यारे बच्चों। तो अब देखिए एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसमें हमें निकालना होता है दो सदिशों के बीच का कोण। अगला टॉपिक है दो सदिशों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की एंगल कैसे निकलता है, ठीक है, दो सदिशों के बीच एंगल कैसे निकलता है, ये चीज हमें देखनी है। देखिए एंगल निकालने के दो तरीके हैं, दो फॉर्मूले हैं, जिससे हमें आसान पड़ेगा हम उससे निकालेंगे। जैसे देखिए फॉर्मूले क्या है प्यारे बच्चों, मान के चलिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ठीक है। तो अगर मान लो इनके बीच में आपसे एंगल पूछा जाए, इनकी वैल्यू देके, इनकी कुछ वैल्यू देगा, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी जो है वो इससे, जैसे मान लो ऐसे बना लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, इसकी कुछ कुछ वैल्यू देगा, ये वेक्टर बी है, इसकी कुछ कुछ वैल्यू देगा, इनके बीच का एंगल आपसे पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन है कि आप डॉट प्रोडक्ट फॉलो करें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड क्या होता है अभी बताऊंगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहां पर डॉट के लिए लगाएंगे कॉस ऑफ थीटा। और अगर बात होगी क्रॉस की, एक दूसरा मेथड है आपके पास क्रॉस, ए क्रॉस बी, तो क्रॉस के लिए आप सब कुछ सेम रखेंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और यहाँ पे लगा देंगे साइन थीटा। अभी बस फॉर्मूला देखिए सर, याद कैसे करेंगे कि इसमें क्या आएगा, देखिए सी फॉर क्रॉस है ना, तो क्रॉस वाले में कॉस नहीं आएगा, याद रहेगा, क्रॉस वाले में कॉस नहीं आएगा, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो ये कहानी क्या है, इसको इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे ये दिया जाएगा कि ए ये है बी ये है, इनके बीच का कोण क्या है, तो मुझे ये बता दिए, मुझे ये बताइए कि मेरे प्यारे बच्चों आपको कौन सा आसान पड़ेगा, डॉट आसान पड़ता है या क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट आसान है या क्रॉस प्रोडक्ट आसान है, बताइए भाई। आप उनका डेमो देखना, मैं कह रहा हूँ नो डाउट आपको बहुत अच्छे टीचर लगेंगे, आपको अच्छे ना लगें तो दोबारा से उन्हीं सर से पढ़वा देंगे जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए, जो डिसीजन आपके लिए RW लेता है वो बेहतर डिसीजन लेता है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, ठीक है जी। चलो वेरी गुड। तो बच्चे आप मेथड फॉलो करेंगे कि सर ए डॉट बी, डॉट वाला आसान होता है ना, तो ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ऐसे करके कर देंगे। अब देखिए ए डॉट बी कैसे निकालेंगे आप, तो ए डॉट बी निकालने के लिए आपको क्या करना है कि भाई ए और बी की डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ए डॉट बी अलग से निकाल लो, ए डॉट बी कितनी आ जाएगी, ए कितना है आई प्लस 2j माइनस 3k, और बी कितना है, बी है आपका आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। अब देखिए आई की आई में करेंगे, आई की आई में करेंगे, ऐसे ही तो करते हैं हम डॉट में, तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, आई की आई में करेंगे तो 1 बन जाएगा, जे की जे में करेंगे तो 2 बन जाएगा, के की के में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 3 बन जाए 3, 2 और 1 3, 3 में से 3 गए तो 0,
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, मॉड की। तो चलिए मॉड निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, मॉड का मतलब होता है कि सबकी वैल्यूज उठा के उनका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, वैल्यूज उठा के स्क्वायर कर दीजिए। वेरी गुड अमित कुमार। तो ए के सामने, ए में आई के सामने कितना लिखा है, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। बी के सामने प्यारे बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर। के में देखिए हालांकि माइनस का लिखा हुआ है, लेकिन माइनस के 3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आ जाएगा, है ना। माइनस के 3 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ का माइनस ना लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो हमेशा प्लस होना है। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का 4 आ जाएगा, और 3 का प्लस का ही 9 आ जाएगा। 9 और 1 10, 10 और 4 14, अंडर रूट 14 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं आगे बी, मॉड ऑफ बी। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में, सभी निकाल के चेक करिए। 1 1 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 1 1 कितना हो जाएगा, √3। वैल्यूज पुट करिए, ए डॉट बी कितना है 0, इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए कितना है √14, मॉड ऑफ बी कितना है √3 कॉस ऑफ थीटा। प्यारे बच्चों जब ये 0 में डिवाइड होंगे तो सब 0 बन जाएगा। 0 बराबर कॉस ऑफ थीटा, और कॉस में 0 कितने की वैल्यू होती है, 90 डिग्री की, तो कॉस 90 बराबर कॉस ऑफ थीटा, और थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। अब देखिए कि मेरे बच्चों क्या वाकई हमें मॉड निकालने की आवश्यकता थी इस केस में, मैं कहूँगा कोई आवश्यकता नहीं थी। जब आपने डॉट प्रोडक्ट पहले ही 0 देख ली, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ कि किस चीज़ से आपको बचना है। जब आपको डॉट प्रोडक्ट दिख गई कि 0 आ रहा है, तो 0 में ये देखो कि सब कुछ 0 ही हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू है 0 हो जाएगी ये तो आप देखिए कॉस में 0 कितने की वैल्यू होती है कि सर 90 डिग्री की होती है, तो आपका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि सर कॉस का फॉर्मूला लगाना है एंगल्स के लिए या साइन का। प्यारे बच्चे कोई सा भी लगा लीजिए, दोनों में से जो फॉर्मूला आपका मन करे कोई सा भी लगा लीजिए। अगर क्रॉस लगाओगे तो ए क्रॉस भी 0 आएगा, और तब जाके यहाँ साइन आएगा, और साइन 0 0 हो जाए, साइन सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट आएगी 1, और यहाँ पे होगा साइन, तो साइन में कितने की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री की, तो साइन 91 हो जाएगा, है ना। तो आप चाहे क्रॉस लगाओ डॉट लगाओ, डॉट थोड़ा आसान पड़ता है, मैंने इसलिए डॉट लगाया है। π/2 बहुत बढ़िया, सभी लोगों का, मुकेश बादल वेरी गुड, सभी बच्चों का लाजवाब आंसर है। अंडर रूट 12 आएगा, क्यों भाई अंडर रूट 12 कैसे आएगा यार, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 9, 9 और 1 10 4 14, अंडर रूट 14 ही तो होगा यार, 12 क्यों होगा भाई। डॉट प्रोडक्ट अच्छा लगता है रुपेश, वेरी गुड। ठीक है जी, तो एक बार बता दीजिए थम्सअप करके कि हाँ सर हम समझ गए कि शॉर्ट में कैसे करना है। पहले डॉट को चेक कर लेना, उसके बाद अपना काम करेंगे, डॉट ही लगाना है हमें। ठीक है सर, अगर 0 ना होता, मुकेश यादव बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। अगर देखिए जैसे 0 ना होता, जस्ट मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पर ऐसे आ गया कि सर मान लो यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर है मान लो 5, और यहाँ पर है कॉस थीटा, ऐसे करके आ गया। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जैसे 2/5 बराबर कॉस थीटा। अब सर 2/5 तो हमें वैल्यू नहीं पता कॉस में कितनी होती है, लेकिन होती तो होगी, हर एक वैल्यूज पॉसिबल है। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चे, थीटा की वैल्यू जो देनी है वो ऐसे देनी है कि कॉस इनवर्स 2/5, कॉस को इधर ले आएंगे, इसको इनवर्स बोल देंगे, कॉस इनवर्स 2/5, काम खत्म। ठीक है, कॉस इनवर्स 2/5, ऐसे ही करके ऑप्शंस होंगे, क्योंकि हमें कॉस में केवल 5 वैल्यूज पता होती हैं, 5 से 6, ज़्यादा तो नहीं पता होती हैं। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, अंकित, अभिषेक, अमन वेरी गुड, आशीष, पंकज, मुकेश, प्रतीक, बहुत सारा प्यार आपके लिए, आप सभी को एकदम ज़बरदस्त समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है जी, तो ये हो गई एंगल की कहानी। आशा करूँगा आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एंगल की कहानी चलती है। अब देखिए एक टॉपिक आता है अगला, अगले टॉपिक पर चलेंगे जिसका नाम है एकांक सदिश। क्या नाम है, एकांक सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है देखिए।
हालांकि आप सब जानते होंगे कि कैसे निकाला जाता है यूनिट वेक्टर, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब देखो, आपने जैसे बचपन में क्वेश्चंस किए होंगे, जैसे मान के चलिए आपको दिया जाता था कि अगर मान लो 10 रुपये की 50 टॉफ़ियाँ हैं, तो बताइए 3 रुपये की कितनी टॉफ़ी, ऐसे करके क्वेश्चंस आते थे। तो आप कहते थे कि 50 टॉफ़ी होंगी, है ना। आप कहते थे कि सर अगर 10 की 50 हैं, अगर 10 की 50 हैं तो हम एक की निकाल लेंगे। करते थे ऐसे ही कि एक की जो होंगी वो 50/10 यानी कि एक की 5 हो जाएंगी, और बाद में हम 3 की निकालने के लिए 3 की गुणा कर देंगे, तो ये 15 आंसर आ जाएगा। यानी कि कहानी जो टिकती थी वो यहाँ पे आके टिकती थी कि मेन काम क्या है कि हमें एक का निकाल लेना है ना, कि 1 रुपये का कितना आएगा। इसको एक को क्या बोलते हैं हम, एक को बोलते हैं यूनिट। एक को क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट बोलते हैं। एक को बोलते हैं मेरे प्यारे यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, जो वन हो, जो इकाई हो, जो एकांक हो, ये सब यूनिट होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें ये देखना होता है वेक्टर में भी कि कोई वेक्टर है तो वो यूनिट में कितना है, उसका एक का मान क्या है। तो यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर को हम एन कैप से दिखाते हैं, याद रखना। कैप लगाने का मतलब, एन कैप का मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है। जैसे कि मान के चलिए हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर हमें दिया हुआ है। चलो इसका आप निकालना, मैं जस्ट एग्जांपल से आपको दूसरा बता देता हूँ। मान लो हमें एक वेक्टर दिया है, एक ए वेक्टर है, और ये है 2i कैप -3j + 7k ऐसे, और आपसे पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर बताइए, आप कैसे निकालेंगे। आप कहोगे कि सर यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे ये वेक्टर ए है तो वेक्टर ए और उसका मॉड, ठीक है। वेक्टर को एज इट इज़ रखिए, 2i -3j + 7k अपॉन इसका मॉड निकाल दीजिए। तो मॉड कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, सबको प्लस ही लेते चले जाओ क्योंकि वो तो बाद में भी प्लस होना है, 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों आपका, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सस्ता सवाल। 2j + 7k अपॉन √2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो 53 और 9 62, यही हो जाएंगे 62, ये इसका आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया भैया यूनिट वेक्टर। जितेश कुमार बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, बहुत सारा प्यार आपके लिए। अभिषेक कुमार कह रहे हैं भैया एक बार साइन का फॉर्मूला लगाकर बता दीजिए। अभिषेक कुमार जिंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं होगा उसका, कभी भी कोई इस्तेमाल नहीं है, और जिसका इस्तेमाल नहीं है उसका टाइम वेस्ट क्यों करना। साइन के फॉर्मूले से कभी नहीं पूछा जाता ना, आप निकाल सकते, आप निकाल के देख लेना खुद से यार, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको आती है, आप खुद से कर लेना। अगर आंसर 1 ना आए तो मुझसे कहना, ठीक है। बहुत बढ़िया, उत्तम, वेरी गुड। बताइए भाई, सभी को क्लियर है? एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ सर मुझे क्लियर है। वेरी गुड मुकेश। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश, ठीक है। चलो ये हो गया एकांक सदिश, मैंने सब कुछ लिखवाया हुआ है आपके लिए। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, और एक अगला मुद्दा आता है सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन। अब देखिए सदिशों का वियोजन कैसे होता है। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास ये मान लो मेरा फोन है, ठीक है। अब इस फोन पे मान लीजिए मैंने एक ऐसे करके फोर्स लगाया, जैसे ये फोन है मान लो, तो मैंने इस पे ना तो बिल्कुल सीधा फोर्स लगाया, ना मैंने ऊपर फोर्स लगाया, मैंने इस पर ऐसे करके फोर्स लगाया, ऐसे करके ऐसे खींच रहा हूँ। तो मुझे बताइए कितनी दिशाओं में जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये फ़ोन इस बल के प्रभाव से, एक सेकंड रुको, अगर मान लो पहले यहाँ है तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा और अब यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये कुछ
एक्स दिशा में भी चला, ये कुछ एक्स दिशा में भी चला है और कुछ प्यारे बच्चों वाई दिशा में भी चला है। भाई देखो जो ऐसे करके गया है उसका मतलब वो एक्स में भी चला है और वाई में भी चला है, यानी कि ये 2 डायमेंशन में चल रहा है, 2 दिशा में। यानी कि इस पर एक फोर्स ऐसे भी लग रहा है और ऐसे भी लग रहा है ना। मतलब जो ये फोर्स ऐसे जा रहा है ना, जो ये फोर्स ऐसे करके जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका एक हिस्सा ऐसे बटा हुआ है और एक हिस्सा ऐसे बटा हुआ है। जो इस तरह के फोर्स होते हैं ना, उनमें प्यारे बच्चों 2 फोर्स लग जाते हैं, मतलब ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, ध्यान से देखें। तो अगर मान लो ये फोर्स है, ये कोई बल है और मुझे इसे 2 हिस्सों में बांटना है और एक हिस्सा क्या होगा, तो कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो। आप जहाँ से ये शुरू हो रहा है ना, वहाँ पर एक प्लस का निशान बना लो ऐसे करके, ये हो गया प्लस का निशान, ठीक है। अब ये देख लो, ये क्या बन गया आपका भाई, क्वाड्रेंट बन गया। अब ये देख लो ये किस किस लाइन के बीच में है, तो आपको पता लगेगा कि सर ये तो इस लाइन के बीच में है, एक तो इस लाइन के बीच में है और एक इस लाइन के बीच में है ना। मैं बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन ना रखें, ठीक है। तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। ये जो फोर्स का हिस्सा है ये आया है एक्स दिशा में और ये फोर्स का हिस्सा वाई दिशा में। अगर मान लो यहाँ से एंगल थीटा है तो याद रखना कि ये जो है इस एफ का, अगर थीटा इसके साथ जुड़ा हुआ है तो कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले को कॉस थीटा लेना, नहीं, थीटा जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे थीटा इसके साथ जुड़ा हुआ है तो कॉस थीटा, इसके साथ तो थीटा नहीं जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर एफ का साइन थीटा आपको लिख देना है, एफ का साइन थीटा आपको लिख देना है। क्लियर है, ठीक है। देखो कैसे कैसे करते हैं, सवाल देखिए, एक सवाल देख लेते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए कि ये बॉक्स है और वो कहता है कि मान लो इस पर हमने एक 10 न्यूटन का फोर्स ले लिया, ठीक है, जिसका यहाँ से जो एंगल है मान लो वो 30 डिग्री है, ठीक है। अब वो बोलेगा कि दोनों दिशाओं में इसका कितना प्रभाव गया है, तो आप कहोगे कि सर इस दिशा को देखिए, ये एफ एक्स दिशा है और ये वाई दिशा है, ये कौन सी दिशा है, एक्स। तो एफ एक्स जो होगा वो 10 का कॉस 30 होगा, 10 गुणा कॉस 30, और वाई दिशा जो होगा मतलब एफ वाई, जहाँ पर एंगल नहीं जुड़ा हुआ, ये हो जाएगा आपका 10 का साइन 30, है ना। अब देखिए 10 कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2 से 5 बार 5√3। आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि √3 की वैल्यू पूछेगा या नहीं पूछेगा, है ना। उसके बाद देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि ये आ गया 5 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का कुछ हिस्सा तो यहाँ चला गया, इस दिशा में 5 न्यूटन गया है और इस दिशा में 5√3 न्यूटन गया है, ठीक है। क्लियर है, बताइए एक बार सभी को क्लियर है। अब एक बच्चा कहेगा कि सर अगर आप ये कह रहे हो कि ये 10 न्यूटन जो है 2 भागों में बट गया, तो सर मान लो मैं इसको सॉल्व भी करूँ आगे, भाई 5 और √3 की वैल्यू 1.7, 17 पंजे 85, तो ये 8.5 आ गया। सर 8.5 और 5 जोड़ के तो ज़्यादा आ रहा है, 8.5 और 5 जोड़ के तो कितना आएगा, 13.5 आएगा, ये तो 10 से ज़्यादा है। बोलो क्यों ज़्यादा आया है, कोई बताएगा। हाँ भाई, है कोई जो बता सके कि क्यों ज़्यादा आया है, बताओ भाई मेरे जवान, कौन है ऐसा जो बता दे कि हाँ सर इसलिए ज़्यादा आया है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। बताओ बताओ ऐसा क्यों आया है कोई मेरा जवान जो बता सके। ये तो सर 10 से ज़्यादा हो गया। हो गई ना कलाकारी, लेकिन ये करेक्ट है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, मैंने जो कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। अब आप बताओगे ऐसा क्यों हो रहा है। चलो मैं बताता हूँ, आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे। अरे मेरे भैया, अरे मेरे बाबू, एक करा फ्रिक्शन की वजह से, अरे कैसी बात कर रहे हो यार, अरे मेरे बाबू
ये वेक्टर हैं, क्या वेक्टर डायरेक्ट जुड़ते हैं? जी नहीं। वेक्टर हमेशा जो जुड़ते हैं, वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे जुड़ता है? वेक्टर का रिजल्टेंट जुड़ता है रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे करके। अब देखो इनके बीच में जो एंगल है, किसके बीच का? ये एंगल जो होता है, ये तो देखो रिजल्टेंट के बीच का एंगल था। ये जो एंगल होता है यहाँ, ये किस किस के बीच का एंगल होता है? ए और बी के बीच का एंगल। अब ये ए और बी ये हैं, ये ए है भाई, ये वैल्यू ए है ना, और ये वैल्यू बी है। तो मुझे ये बताओ कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है? भाई ये तो 90 डिग्री है, तो यहाँ cos 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये पोर्शन तो पूरा 0 हो गया। तो रिजल्टेंट हो जाएगा रूट अंडर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कैसे होगा भाई? 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा 5 पंजे 25, रूट 3 का 3, और 25 गुणा 3 75। तो ये हो जाएगा आपका 75, है ना, ये हो जाएगा 75। तो आर बराबर 75 और 25 100, और 100 का मतलब हो जाएगा 10। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो आ गया समझ में? त्रुटि प्रूटी कुछ नहीं है। ये वेक्टर हैं, और वेक्टर को वेक्टर के तरीके से जोड़ो यार, वेक्टर को स्केलर के तरीके से क्यों जोड़ रहे हो? ठीक है, तो ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा नहीं जाएगा। मैंने तो जस्ट बता दिया कि आप किसी से, आपसे कोई पूछ बैठे और आपको प्रॉपर जानकारी भी तो चाहिए, ये पूछा नहीं जाएगा कभी भी आपसे पेपर में, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि एक्स की तरफ ज़्यादा है ना भाई। यहाँ 30 है, यहाँ 60 डिग्री है। आप खुद सोचो, इस फ़ोन को अगर ऐसे पकड़ोगे ना, जिधर की तरफ ज़्यादा रखोगे उधर की तरफ ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है? चलो, मनीष कुमार कह रहे हैं ओ भाई आ गया मज़ा। वेरी गुड प्रतीक, धर्मेंद्र बहुत बढ़िया। तो वेक्टर को वेक्टर के तरीके से जोड़ो, चीज़ें एब्सोल्यूट हैं, चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं। मैथ्स जो है अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, फिजिक्स अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रूल के हिसाब से चलिए बस। क्लियर है प्यारे बच्चों? शायद इस चीज़ में ज़बरदस्त मज़ा आया बच्चों को, कह रहे हैं ओह चलो बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब मेरे बच्चों ये आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको करके दिखाना एक बार। ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, और आज ना, अच्छा चलो इसको मैं करवा देता हूँ। ये तो आप कर लोगे, कार्य कर लोगे, कार्य तो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको मैं करवाऊंगा। और तीनों क्वेश्चंस के और एक होमवर्क का सवाल। कल किसी ने टेलीग्राम ग्रुप में आंसर नहीं दिया, आज मुझे आंसर चाहिए सारे के सारे। एक ही मैसेज में करना, 2 मैसेज अलाउड होते हैं, एक में आंसर और अपनी चाहे प्रॉब्लम भी पूछ लेना, लेकिन करना जरूर, नहीं तो बेटा डिजिटल डंडा मेरे पास, टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे ही पिटाई करूंगा। चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया। सर दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगेगा क्या? क्यों लगेगा भाई सुमन डोम? 45 डिग्री पे बराबर फोर्स लगेगा। अब एंगल ही जब बराबर नहीं है तो फोर्स क्यों बराबर लगेगा भाई साहब? जब एंगल बराबर होगा तभी तो फोर्स बराबर लगेगा। 45 डिग्री पे लगा दो, बराबर लगेगा। चलो अब इसको देखते हैं एक बार कि यदि दो एकांक सदिशों का परिणामी भी एकांक सदिश हो तो उनके बीच का कोण कितना होगा। देखिए सवाल ये कहता है कि मान लीजिए दो वेक्टर हैं और वो कितने हैं? एक एक हैं, यानी कि इसकी वैल्यू भी एक है, इसकी वैल्यू भी एक है, और इनका रिजल्टेंट भी कितना है? एक है। ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है ना, ये परिणामी का मतलब मैग्नीट्यूड, सॉरी परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड। अब देखो भाई वेक्टर तो आई जे के की फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक लिख रहे हो तो उसका मतलब वो मैग्नीट्यूड है। तो इनके बीच का कोण कैसे निकालोगे? रूट अंडर, फिर से वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, आगे देखेंगे आप, ये 1 है, और मेरे प्यारे बच्चे ये भी 1 है, ये भी 1 है, और हर जगह क्या है? 1 है, और ये कॉस ऑफ थीटा। आगे देखेंगे आप 1, और ये होगा आपका 1 और 1 2 प्लस 2 1 जा 1 2 1 जा 2 1 जा 2, ये 2 ही रहेगा, कॉस ऑफ थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना, 2 + 2 कॉस थीटा। ये 2 माइनस का होगा इधर जाके, -1 बचेगा, -1 बराबर 2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा -1/2। ये वैल्यूज डायरेक्टली याद रखनी है कि कॉस में -1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? तो ये मेरे हिसाब से होती है आपकी 120 डिग्री की, 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। तो कितना एंगल आ जाएगा?
120 डिग्री। ये प्यारे बच्चों ऑप्शन जो है आपका, ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोले तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें वैल्यू भी चेंज नहीं होती है। इसमें क्या वैल्यू चेंज करेगा, 1 ही रहेगी वैल्यू, 1 के हिसाब से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आशा करूंगा कि आपको एकदम बेहतर समझ में आई होंगी चीज़ें और बढ़िया तरीके से सब कुछ रहा होगा। ऐसे ही मस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर करना। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं। कल चलेंगे अगले टॉपिक के साथ। सर मॉड 1 कैसे आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि दो एकांक सदिश, एकांक सदिश का मतलब मॉड कितना है 1, एकांक का मतलब ही क्या होता है, जो यूनिट हो, ठीक है, यूनिट दिया हुआ है। परिणामी भी इनका मैग्नीट्यूड भी यूनिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए तो नमस्कार, धन्यवाद।